बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आज म्यांमार, बांग्लादेश और इंडिया, इनको आज हम कवर करेंगे। थोड़े लेंथी टॉपिक्स हैं, इनको आज कवर करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह जम के बैठिएगा। दरमियान में थोड़ा हमने डिले किया, उसमें थोड़ी मजबूरी आ गई थी इसीलिए। तो म्यांमार आजकल न्यू नेम है, इसका पुराना नाम है बर्मा। म्यांमार को कहा जाता है लैंड ऑफ गोल्डन पेगुडास, याद रखिएगा। इसका कैपिटल का नाम है नपयादव। क्या नाम है जी? नपयादव। इसकी करेंसी पूछ लेता है, क्यात इसकी करेंसी, या म्यांमार क्यात। इसको मैप से मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे एक मशहूर हस्ती म्यांमार के अंदर, ये हमारे पास म्यांमार है, बहादुर शाह जफ़र यहाँ पे मदफून है जी। रंगून के अंदर वो पहले यहाँ पे जेल उन्होंने काटी कई साल। वो लास्ट मुग़ल बादशाह थे। पूछ लेता है लास्ट मुग़ल बादशाह कौन थे बरसग़ीर में, तो बहादुर शाह जफ़र थे। पूछ लेता, कहा मदफून है रंगून में, यहाँ पे बर्मा में, म्यांमार में मदफून है। कब यहाँ पे वफ़ात हुई इनकी? 1862 में ये दफन किए गए थे। 1862 में, याद रखेगा। 87 साल की उम्र थी। ठीक है। ये म्यांमार जो है ना, पहले ये बेसिकली ये सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। ये हमारे पास इंडिया है, बांग्लादेश है, ये म्यांमार सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। ये अलहदा हुआ था ये इंडिया से 1937 में जी। 1937 में यहाँ से अलहदा हो गया था। फिर इसका पुराना नाम था बर्मा। बर्मा से चेंज हुआ म्यांमार 1989 में। यहाँ पे मैंने आपको 3 डेट बताई हैं। पहले यहाँ पे जो बहादुर शाह जफ़र फोत हुए थे वो 1862 में। फिर ये म्यांमार अलहदा हुआ 1937 में। फिर ये जो इसका नेम चेंज हुआ 1989 में। ये 3 डेट्स हैं, आपने याद रखनी है। फिर इसको देख लिया जाए तो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में आता है। एशियान कंट्रीज़ का ये मेंबर भी है। इसकी बाउंड्रीज़ की बात कर ली जाए तो इस तरफ आपके लेफ़्ट की तरफ बांग्लादेश है, ये इंडिया, ऊपर नेपाल, भूटान, लेओस और थाईलैंड के साथ ये बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे अंडमान सी है, म्यांमार को यहाँ पे ये टच करता है। ये सारा हमारे पास अंडमान सी है इस जगह पे। बेसिकली इंडियन ओशन ही है, इंडियन ओशन। यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट भी पढ़ी थी जो कि मलेशिया इस तरफ अंडमान सी और साउथ चाइना सी के दरमियान थी वो। ठीक है। यहाँ पे अंडमान सी या इंडियन ओशन इसको टच करता है म्यांमार को, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक गल्फ़ बनती है, गल्फ़ ऑफ मर्तबान। यहाँ पे गल्फ़ ऑफ मर्तबान ये बन रही है। गल्फ़ वो होती है जो 3 तरफ से खुश्की, एक खुश्की, 2 खुश्की, 3 खुश्की, 3 तरफ से खुश्की और एक तरफ से पानी, ये सारा पानी है। ये गल्फ़ ऑफ मर्तबान पूछ लेता है कौन सा मुल्क से बनती है ये, तो म्यांमार से यहाँ पे बनती है गल्फ़। और पूछ लेता कौन से ओशन में? इंडियन ओशन में, अंडमान सी में, याद रखिएगा। यहाँ पे एक रखाइन प्रोविंस है म्यांमार के अंदर। कौन सा प्रोविंस है जी? रखाइन प्रोविंस। यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, अभी भी मुस्लिम मेजॉरिटी है। यहाँ पे मुसलमान अपनी जो है आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते आ रहे हैं। जब से बरसग़ीर की यहाँ पे पार्टीशन हुई थी उस वक्त से आवाज़ उठाते आ रहे हैं। बल्कि जब ये पाकिस्तान अलहदा हुआ था, इन्होंने कायद-ए-आज़म साहब से भी कहा था कि हमें अपने पाकिस्तान के साथ शामिल कर लें, तो उस वक्त इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पे जेनोसाइड हो रही है, नस्ल कुशी हो रही है मुसलमानों की, ताकि ये आवाज़ ही उठाना ख़त्म कर दें। बड़ा जुल्म हो रहा है ये। ठीक है। यहाँ पे जैसे फ़लस्तीन के अंदर नस्ल कुशी हो रही है, जेनोसाइड हो रहा है। यहाँ पे रोहिंग्या में भी, रोहिंग्या मुस्लिम्स आपने सुना होगा, रोहिंग्या मुस्लिम्स की जेनोसाइड हो रही है। ठीक है। यहाँ पे हालात बड़े ख़राब है। यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। ठीक है, मार्शल लॉ। तो पूछ लेता है करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या स्टेट चांसलर करंट कौन है? तो करंट हमारे पास मिन ओंग हलैंग साहब हैं। मिन ओंग हलैंग साहब हैं जी, याद रखिएगा। ये करंट स्टेट चांसलर कहते हैं, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी पूछ ले तो ये हमारे पास मिन ओंग हलैंग साहब हैं। यहाँ पे एक मशहूर एक फॉर्मर पीएम गुजरे हैं, इनके स्टेट काउंसलर गुजरे हैं, बड़े ही मशहूर। उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता था। उनका नाम था ओंग सैन सू की। बड़े मशहूर हैं, बल्कि रिसेंट एक पेपर हुआ था उसमें भी आया था ये ओंग सैन सू की, याद रखिएगा। ठीक है जी। ये यहाँ पे स्टेट चांसलर रहे 2016 से 2021 तक, 2016 से 21 तक, याद रखिएगा। फिर इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था 1990 से 2021 तक। ठीक है जी। 20 साल ये हाउस अरेस्ट रहे, यानी कि घर के अंदर ही इनको जेल थी, ये इनके ऊपर पाबंदियाँ थी, लेकिन घर के अंदर ही। फिर इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1991 में। पूछता है ओंग सैन सू की कब नोबेल प्राइज़ मिला था? 1991 में मिला था, नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। इनकी 2 मशहूर बुक्स हैं, एक है फ्रीडम फ्रॉम फियर और दूसरी है दी वॉइस ऑफ होप। ये मैंने नोट्स में आगे लिखी हुई है, आप देख लेंगे वहाँ से। फ्रीडम फ्रॉम फियर और दी वॉइस ऑफ होप, याद रखिएगा। अभी ये करंटली जो है जेल में है, 7 साल की जेल में काट रहे हैं एक करप्शन केस के अंदर। इसको जल्दी जल्दी अब नोट से पढ़ लेते हैं। बर्मा इसका पुराना नाम है, लैंड ऑफ गोल्डन पेगुडास कहा जाता है। यहाँ पे पेगुडास हैं।
पैगोडाज एक येलो कलर की इबादत गाह आपने देखी होगी अक्सर, उसकी छत हमेशा येलो होती है और इनके जो इबादत करने वाले होते हैं वो ऐसे ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के फिर रहे होते हैं पैगोडाज वाले। इसका कैपिटल मैंने बताया नपियादव है। म्यांमार क्या इसकी करेंसी है पूछ लेते हैं। ये बर्म सबसे पहले यहाँ से नीचे से देखते हैं, यहाँ बहादुर शाह जफ़र फोत हुए थे 1862 में। रंगून यहीं इसी का शहर है। 7 साल उसकी उम्र थी, उम्र याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर ये इंडिया का हिस्सा था म्यांमार, ये अलहदा हुआ था 1937 में। फिर ये इसका नाम भी चेंज हो गया था बर्मा से म्यांमार, करंटली अभी म्यांमार के नाम से जाना था। 1989 में ये चेंज हुआ था। इसकी डायरेक्शन मैंने आपको बताई। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में आता है, एशियान कंट्रीज़ का मेंबर भी है। आई होप आपने एशियान कंट्रीज़ वाला लेक्चर भी देख लिया होगा। इसकी बाउंड्रीज़ की बात कर ली जाए तो बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, लाओस, थाईलैंड इसकी बाउंड्री टच करती हैं और इसको अंडमान सी, इंडियन ओशन टच करता है म्यांमार को, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया जी, गल्फ़ के बारे में होता है। यहाँ पे गल्फ़ ऑफ मर्तबान बनती है, ठीक है, मेड बाई म्यांमार। ये अंडमान सी और इंडियन ओशन पूछ लेता है गल्फ़ ऑफ मर्तबान कहाँ है, तो ये अंडमान सी और इंडियन ओशन के अंदर मौजूद है। म्यांमार के साथ ये बनती है, म्यांमार इसको बनाता है। रखाइन प्रोविंस है यहाँ पे, रोहिंग्या मुस्लिम्स के नाम से यहाँ पे रखाइन प्रोविंस, जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है। दीज मुस्लिम्स आर नाउन एज रोहिंग्या मुस्लिम्स। यहाँ पे रोहिंग्या जेनोसाइड, नस्ल कुशी हो रही है। इनको जो आवाज़ उठाते हैं आज़ादी के लिए, तो ये उनकी नस्ल कुशी कर रहे हैं ताकि आवाज़ ही ख़त्म हो जाए। तो ये आज़ादी के वक्त, पार्टीशन के वक्त मुस्लिम ऑफ रोहिंग्या हैड रिक्वेस्टेड जिन्ना टू इंक्लूड देयर एरिया इन पाकिस्तान। तो इन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कायदे आज़म साहब को कि हमें पाकिस्तान के साथ ऐड कर लें, तो इन पर ज़्यादा नहीं दिया गया था ध्यान। अभी करंटली स्टेट काउंसलर या चीफ आर्मी साहब, यहाँ पे कर्फ्यू लगा होता है हमेशा, एक किस्म का यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ। करंटली इनके जो स्टेट काउंसलर है वो है मिन ऑन्ग लैंग। और यहाँ पे एक फॉर्मर पीएम गुजरे हैं, फॉर्मर पीएम, इसके बारे में कुछ हमसे कुछ बनता है आपको बता दूं। इनका नाम है ऑंग सैन सू की। 2016 से 2021 के दौरानिया में ये रहे हैं 5 साल। फिर यहाँ पे हाउस अरेस्ट हो गए थे इनको 1990 से 2010। ये डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए वैसे बताया। 1990 से 2010 तक, ठीक है। इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला हुआ है। ये पूछता है क्या कौन सा प्राइज़ मिला, पीस प्राइज़ कब मिला, 1991 में, याद रखिएगा। इनकी 2 मशहूर किताब हैं। फ्रीडम फ्रॉम फेयर पूछ रहे थे किसकी किताब है जी, वॉइस ऑफ होप किसकी किताब है जी, ऑंग सैन सू की साहब की किताब है। फिर ये हाउस अरेस्ट भी गुजार चुके हैं, इनको 20 साल हाउस अरेस्ट किया, यानी कि घर के अंदर इनको जेल हो गई थी। अभी करंटली ये 7 साल की जेल गुजार रहे हैं करप्शन केस में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के बारे में बात कर ली जाए तो बांग्लादेश, ये जो आपको थोड़ा हल्का लाइट ब्राउन सा ये मैप है, ये सारा बांग्लादेश का मैप है। इसके राइट की तरफ म्यांमार है, इधर इंडिया है, ऊपर नेपाल, भूटान, ठीक है, और ऊपर की तरफ चाइना इसको बांग्लादेश को टच करता है। ये किसी दौर में जो है 1971 से पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, मशरक़ी पाकिस्तान कहलाया जाता था ये, ठीक। इसके कैपिटल का नाम है जी ढाका, इसकी करेंसी का नाम है टका। इसके पार्लियामेंट के बारे में पूछता है, पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश इज नाउन एज जतिया संसद, इसका नाम है जी, जतिया संसद इसकी पार्लियामेंट का नाम है। इसकी जो डे ऑफ इंडिपेंडेंस बनाई जाती है वो 26 मार्च 1971 को बनाई जाती है, याद रखिएगा, 26 मार्च 1971, जब मगरबी पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे सर्च लाइट ऑपरेशन इंट्रोड्यूस कराया गया था बगावत के ख़िलाफ़। तो 26 मार्च 1971 को तब भी इन्होंने आज़ादी का जो है ऐलान कर दिया था कि हम आज़ाद हैं, आज से हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये 26 मार्च 1971 को आज भी अपना यौम आज़ादी मनाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, आपके राइट की तरफ हमेशा ईस्ट होगा और आपके लेफ़्ट की तरफ वेस्ट होगा। नॉर्थ की तरफ ऊपर की तरफ देखा जाए तो सारा ये भूटान है, इंडिया है। नीचे की तरफ हमारे पास बे ऑफ बंगाल बनती है, यहाँ बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन है। ये राइट की तरफ म्यांमार बनता है, लेफ्ट की तरफ इंडिया बनता है यहाँ पे, ठीक हो गया जी। तो ये साउथ एशियन कंट्रीज़ में आता है। यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल है इसके बारे में उसी कुछ बनता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी बे है। बे वो होती है जो 3 तरफ से खुश्की, 1 खुश्की, 2 खुश्की, 3 खुश्की और 1 पानी, ये एक तरफ से पानी है जी सारा। तो ये बे ऑफ बंगाल दुनिया की सबसे बड़ी बे है। पूछता है कहाँ पे बनती है, इंडियन ओशन में बनती है। बांग्लादेश, इंडिया और म्यांमार इसको मिलके बना रहे होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं जी 4-5, इनको 1 बाय 1 डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जी। सबसे पहले शेख हसीना वाजिद यहाँ पे एक
पर्सनैलिटी हैं जो कि फॉर्मर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, इन्होंने काफ़ी अर्से यहाँ पे हुकूमत की है। ये शेख मुजीबुर रहमान साहब की जो ये बेटी हैं जो कि 1971 में जो बांग्लादेश की पार्टीशन हुई थी उनमें एक मेन किरदार थे शेख मुजीबर, उनकी बेटी हैं ये। तो इनका ताल्लुक अवामी लीग से है। कौन सी पार्टी है जी इनकी? अवामी लीग। अवामी लीग कब बनी थी जी? 1949 में, 1949 में जब पाकिस्तान बना। 47 में 2 साल बाद ही अवामी लीग जो कि मुजीबर रहमान साहब की पार्टी थी उसकी ये बुनियाद डल गई थी। अभी करंटली यहाँ पे इलेक्शन हुए थे 2024 में, 7 जनवरी को इलेक्शन हुए थे। पूछ लेते हैं MCQ, 7 जनवरी को यहाँ पे इलेक्शन हुए थे। उसके अंदर ये जो हसीना वाजिद साहब थी 5वीं दफ़ा ये इलेक्ट हुई थी। कितनी दफ़ा जी? 5वीं दफ़ा इलेक्ट हो गई थी 7 जनवरी 2024। अभी करंटली ये इन्होंने रिज़ाइन किया था। स्टूडेंट वाला जो केस होता वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। पहले ये जनाब 1996 से 2001 तक रही, ठीक है। फिर दरमियान में कुछ गैप आया था 1996 से 2001। फिर 2009 से लेकर 2024 तक लगातार ये प्राइम मिनिस्टर रही हैं। 4 दफ़ा लगातार इन्होंने इलेक्शन जीते हैं। दरमियान में ये जो गैप आया था ना 2001 के बाद, 2001 से हमारे पास 2006 तक एक शेख खालिदा ज़िया साहिबा हैं, उनका वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी। उसके बाद से यही चलती आ रही थी शेख हसीना वाजिदा साहब। उसके बाद दूसरी पर्सनैलिटी हम डिस्कस करेंगे शेख खालिदा ज़िया। क्या नाम है जी? शेख खालिदा ज़िया। पहली थी हसीना वाजिद साहब, खालिदा ज़िया ये जनरल ज़ियाउर रहमान साहब की बेटी थी, ठीक है। ये जनरल ज़ियाउर रहमान एक बांग्लादेश के भी थे जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं वहाँ के। तो ये उनकी वाइफ थी, सॉरी, शेख खालिदा ज़िया साहब वाइफ थी जनरल ज़ियाउर रहमान साहब। इनकी पार्टी का नाम था BNP, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, याद रखिएगा, ठीक है। और ये 2001 से 2006 तक ये प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं यहाँ पे, 2001 से 2006 तक, ठीक हो गया। अभी करंटली इनके ऊपर एलिगेशन लगा दिया गया 17 साल का। इसका भी पाकिस्तान वाला हिसाब है, जिसको दिल करता है उस पर जो है लगा देते हैं और उसको जेल कर देते हैं। तो अभी ये करंटली 17 साल की जेल काट रही है। 2018 के अंदर ये गिरफ़्तार हुई थी। अभी जो इलेक्शन हुए 7 जनवरी 2024 को, इन्होंने और इनकी पार्टी ने उसको कहा है कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, क्योंकि क्या हुआ उस इलेक्शंस के अंदर इनकी पार्टी के बहुत ज़्यादा लोग, इनके कारकुन काफ़ी ज़्यादा तादाद में जेल में थे, खुद भी जेल में थी। तो अपोजिशन के बगैर इलेक्शन हुए तो ज़ाहिर बात है फिर शेख हसीना वाजिदा साहब ने ही जीतना था। ये जो शेख हसीना वाजिदा साहब हैं ये एक डिक्टेटरशिप की तरह हुकूमत कर रही हैं, जिसका दिल करता है उसको जेल में डाल देते हैं ये। तो इस तरह से ये कर रही है हुकूमत, इसलिए तो इनका क्लैश भी होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स के साथ। नेक्स्ट तीसरी पर्सनैलिटी हम डिस्कस करेंगे जनरल ज़ियाउर रहमान, जो कि खाविंद हैं शेख खालिदा ज़िया साहिबा के, ठीक है। ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1977 से 1981 तक, 77 से 81 तक ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये फाउंडर थे, बानी थे BNP के, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है। BNP यहाँ पे हमारा पाकिस्तान में भी है, बलोच नेशनल पार्टी। फिर जो जनरल ज़ियाउर रहमान के बारे में MCQs बनता है, इन्होंने आइडिया दिया था सार्क का। पूछता है सार्क का आइडिया किसने दिया था? तो जनरल ज़ियाउर रहमान साहब ने दिया था। और सार्क जो है वो कहाँ पे इसकी बुनियाद पड़ी थी? ढाका में ही पड़ी थी 8 दिसंबर 1985 में। 8 दिसंबर 1985 में, याद रखेगा, सार्क की बुनियाद पड़ी थी। कहाँ पे पड़ी थी जी? ढाका में पड़ी थी 1985 8 दिसंबर। ये नोट से पढ़ेंगे, आप टेंशन नहीं लेना। उसके बाद चौथी पर्सनैलिटी डिस्कस करते हैं शेख मुजीबुर रहमान साहब। शेख मुजीबुर रहमान ये एक प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के अंदर 1971 में जो हुई थी। इन्होंने 6 पॉइंट्स फार्मूला दिया था। पूछता है कि 6 नुकाती फार्मूला किसने दिया? तो शेख मुजीबुर रहमान साहब ने ये दिया था फार्मूला। कब दिया था? 1966 में। कहाँ पे दिया था? लाहौर में दिया था। 3 MCQs हैं ये। 6 नुकाती फार्मूला किसने दिया? शेख मुजीबुर रहमान साहब ने। कब दिया? 1966 में। कहाँ दिया? लाहौर में दिया था, याद रखिएगा। फिर एक अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था इनके खिलाफ हुकूमत की तरफ से कि ये इंडिया के साथ मिल के जासूसी करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं। अगरतला एक जगह है इंडिया के पास ही, वहाँ से इस जगह पे ये मौजूद है। डायरेक्ट ये इंडिया के साथ इन्वॉल्व है, उनकी एजेंसियों के साथ इन्वॉल्व है। तो ये एक केस बना था इनके खिलाफ, स्टेट ने किया था। तो जब यह पार्टीशन के अंदर इनका बहुत बड़ा हाथ था, इनको कहा जाता है बंगा बंधु साहब। क्या? बंगा बंधु, बंगा BANDH, इसका मतलब है फ्रेंड ऑफ बंगालीज। क्या नाम है, मतलब है जिसका फ्रेंड ऑफ बंगालीज कहा जाता है, बंगा बंधु को। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? पूछता है 1971 में
पहले प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ठीक है। ये प्रेसिडेंट थे, 1971 में बने थे। फिर इनको कत्ल भी कर दिया गया था, जो इनकी फैमिली को, इनको और इनकी पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया गया था 1975 में। 1971 में जब ये प्रेसिडेंट थे, दौरान इसी के 1975 में 15 अगस्त 1975 में इनको कत्ल किया गया था। 15 अगस्त 1975 को इनको कत्ल कर दिया गया था ढाका में इनकी रहाइश पर हमला करके, ठीक है। और कुछ MCQs यहाँ पे और बनते हैं। जो जातीय संसद है ना इनकी, पार्लियामेंट, उसके अंदर टोटल सीट्स 350 हैं जी, 350 सीटें हैं। और इसके अंदर से 300 जो हैं वो मर्दों के लिए है और उनमें से 50 वुमेन के लिए है। यानी कि एक फेमस पोर्ट है इस जगह पे, उसका नाम है चिटागोंग। फेमस पोर्ट क्या है जी? चिटागोंग। यानी कि बांग्लादेशी एयरलाइन का नाम है बाईमान। इसको मैं सारा आपको नोट आगे लिखा हुआ, आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको स्लाइड करूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाईमान इनकी एयरलाइन है। फिर पाकिस्तान ने जब इनको 1971 में पार्टीशन हो गई थी, तो पाकिस्तान ने फिर दोबारा इनको रिकॉग्नाइज़ कर लिया था बांग्लादेश को, क्योंकि जब सार्क की मीटिंग हुई थी लाहौर में, तो बांग्लादेश वहाँ पे आया था। तो उसी दौरान ही भुट्टो साहब के दौर में 1974 में 1974 में बांग्लादेश को जो है मान लिया गया, तस्लीम कर लिया गया था। बांग्लादेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा MCQs और नॉलेज बनता है, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान का हिस्सा था मगरबी। तो यहाँ एक ऑपरेशन सर्च लाइट हुआ था जनरल अयूब खान की तरफ से, भुट्टो साहब की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे बगावत उठ रही थी 1971 में कि हम अलहदा होना चाहते हैं। ऑपरेशन हुआ कब था जी? 26 मार्च 1971 से 25 मई 1971, तकरीबन 1 माह का ऑपरेशन हुआ था। जब ये स्टार्ट किया गया था मगरबी पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से, अयूब खान था, उसके अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। 26 मार्च को जब स्टार्ट किया था, उसी दिन ही बांग्लादेश वालों ने अपनी सेपरेशन का ऐलान कर दिया था। अच्छा, जो करंट प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है जी? मोहम्मद शहाबुद्दीन उनका नाम है, याद रखिएगा। अच्छा, जो टर्न आउट रहा है ना, जो इलेक्शन हुए थे 7 जनवरी को बांग्लादेश में, उसका टर्न आउट 2024 का 40% था सिर्फ। पहला इलेक्शन था उसके अंदर 80% था। अभी 2024 वाले के अंदर 40%, पिछले इलेक्शन के अंदर 80% टर्न आउट रहा है। टर्न आउट क्या होता है? यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसके अंदर से कितने फीसद लोगों ने वोट दिए हैं, उसको टर्न आउट कहते हैं। इस साल सिर्फ 40% लोगों ने वोट दिए हैं। क्यों? उनको पता था कि अनफेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, ओपोजिशन सारी जेल में है, तो अनफेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, इसीलिए लोगों ने वोट ही नहीं दिया। अच्छा, हमने 4 मेन पर्सनैलिटीज को पढ़ लिया था। नेक्स्ट एक और यहाँ पे मशहूर पर्सनैलिटीज है, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब। क्या नाम है जी इनका? डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब इनका नाम है। ये नोबेल प्राइज विनर हैं जी, नोबेल प्राइज विनर हैं। 2006 में इनको मिला था, ठीक है, याद रखिएगा। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब को कब नोबेल प्राइज़ मिला था? 2006 को मिला था। और ये ग्रामीण बैंक के फाउंडर हैं जी। किस बैंक के फाउंडर हैं जी? ग्रामीण, GRAMEEN, ग्रामीण बैंक के ये फाउंडर हैं। कब इन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी? 1983। ग्रामीण लफ्ज़ है ना, गरीब, गुरबा, वहाँ से इसका लफ्ज़ है ये ग्रामीण। 1983 में इसकी बुनियाद डली थी, लाजमी याद रखिएगा। इसके अंदर क्या इन्होंने इसके अंदर ख़ास बात है, इनके बैंक के अंदर इन्होंने गरीबों को कर्जा दिया है। वैसे आजकल जो बैंक हैं उनके अंदर क्या होता है, वो लोग ऐसे बंदे को लोन देते हैं, ऐसे बंदे को कर्जा देते हैं जिनके ऊपर ट्रस्ट हो, यानी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या अमीर हो, जिनको उनको पता है ये वापस कर सकते हैं। गरीबों को वो नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि ये हो सकता है ना दे, गरीब हैं, ये कहाँ से कमाएंगे। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब ने क्या कहा? जो गरीब लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा ईमानदार होते हैं, वो हमेशा कर्जा वापस करते हैं। तो इन्होंने कई लाख रुपए, कई करोड़ों रुपए इन्होंने गरीबों में तकसीम किए हैं। इन्होंने बांग्लादेश के अंदर जो गुर्बत है उसको मिटाने के लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है, और इसका काफ़ी, और गुर्बत कम हुई भी है। और उन्होंने लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश की है, कि जो गरीब वाला जो लाइफस्टाइल था उसको अपग्रेड करने की कोशिश की है। जो पैसे दिए हैं उन्होंने लोगों को शर्त रखी है कि वो अपने लाइफस्टाइल अपग्रेड करेंगे। तो इस तरह से डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब को नोबेल प्राइज़ मिला 2006 में। फिर अभी करंटली जो हसीना वाजिदा साहब का जो क्लैश हुआ है स्टूडेंट्स के साथ, उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा, जब ये इंडिपेंडेंस हो रही थी ना 1971 में, तो यहाँ पे 2 ग्रुप बन गए थे। फ्रीडम फाइटर्स था बांग्लादेश के अंदर, और एक रज़ाकार था। फ्रीडम फाइटर्स लोग वो थे जिन्होंने इसकी अलहदा पार्टीशन के लिए काम किया, मेहनत की। और रज़ाकार वो लोग थे जो चाहते थे कि नहीं, हम जो है इकट्ठे रहेंगे, पाकिस्तान के साथ मिलकर रहेंगे। तो रज़ाकार वो लोग हैं। अब ये जो फ्रीडम फाइटर लोग थे ना, ये रज़ाकार को गद्दार बोलते थे कि इन्होंने अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई, इन्होंने अपने मुल्क बांग्लादेश के लिए आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि तो पाकिस्तान के हक़ में थे। तो रज़ाकारों को गद्दार कहा जाता है। अच्छा, जब इंडिपेंडेंस 1971 में
पहले प्रेसिडेंट हमारे पास शेख मुजीबुर रहमान साहब थे, एक कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। उसके अंदर क्या गया, जो फ्रीडम फाइटर्स थे ना, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी बांग्लादेश के लिए, उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया। उनको कोटा सिस्टम के अंदर 30% सीटें दी गई, जिसके अंदर 44% सिर्फ ओपन मेरिट रहा था, और जो 30% सीटें थी वो फ्रीडम फाइटर्स की थी, चाहे वो लाइक हो या ना हो। हालांकि उनकी इतनी तादाद थी भी नहीं, सिर्फ कुछ फीसद थी सिर्फ उनकी तादाद फ्रीडम फाइटर्स की। तो अभी पहले तो लोग इसको मानते आ रहे थे, लेकिन अभी 2018 में क्या हुआ, 2018 में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। कब ये शुरू हुआ था जी? 2018 में वहीं ढाका यूनिवर्सिटी से लोग बच्चे निकले, उन्होंने कोटा सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा ये कैसी इंसाफ़ी है कि इतने कम लोग ये फ्रीडम फाइटर्स हैं और उनको इतनी ज़्यादा सीट दी जा रही हैं। दूसरा, फिर हुकूमत ने इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जो हसीना वाजिदा है ना, जो इन्होंने सर्टिफिकेट, क्योंकि ये देती थी, हुकूमत सर्टिफिकेट देती थी कि ये फ्रीडम फाइटर है, तो इन्होंने अपने बंदों को, जिनको सिफारिशी बंदों को ये सर्टिफिकेट देना शुरू करके और ये उनको भर्ती करना शुरू कर दिया इन्होंने। इस तरह से इन्होंने सारे महकमों में अपने बंदे बिठा दिए, जो ये चाहते वो महकमों से अपना काम करवा लेते थे। इस तरह से इन्होंने एक डिक्टेटरशिप का जो है एक शेप बना ली थी हसीना वाजिदा साहिब ने। तो ये भी एक वजह थी कि बच्चे बाहर आए 2018 में। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बात को जो है कि अदालत में चलाया, तो अदालत ने उस वक्त कहा कि ये सस्पेंड करते हैं, जिसको ख़त्म कर दिया था उस वक्त। फिर ये कुछ लोग कहते हैं कि हसीना वाजिद के ही लोग थे। 2024 में फिर उन्होंने केस दर्ज किया कि ये जो कोटा सिस्टम ख़त्म किया गया ये इलीगल है, इसको दोबारा बहाल कर दें। तो ये दोबारा बहाल कर दिया गया और हसीना साहब ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब है कि उन्हीं के बंदे थे जिन्होंने ये केस लड़ा और ये अदालत के ज़रिए उन्होंने ये जितवा दिया केस, दोबारा से कोटा सिस्टम इन्होंने बहाल कर दिया। फिर बच्चे जनाब, अभी जुलाई के महीने में प्रोटेस्ट शुरू हुआ था 2024 में। 1 जुलाई को स्टूडेंट्स बाहर आ गए, 14 जुलाई तक तकरीबन 14 दिन ये पीसफुल प्रोटेस्ट करते रहे, 14 जुलाई तक। उसके बाद फिर 14 जुलाई को हसीना वाजिदा साहब बाहर आई। उन्होंने क्या बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये जो सीटें हैं अगर हम फ्रीडम फाइटर्स को ना दें तो क्या हम रज़ाकार्स को दें। तो उन्होंने इनडायरेक्टली उन स्टूडेंट्स को कहा कि आप रज़ाकार हैं इनडायरेक्टली। तो लोग, बच्चे जो है वो और भड़क उठे, काफ़ी ज़्यादा तादाद में आए। तो इस तरह से जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में आए, काफ़ी ज़्यादा अमवात भी हुई। तो फिर एट लास्ट जो है हसीना वाजिदा साहब को रिज़ाइन करना पड़ गया। तो ये 5 अगस्त 2024 को डेट याद रखिएगा, 5 अगस्त 2024 को ये बाहर आई थी, इन्होंने रिज़ाइन किया था। तो बांग्लादेश के चीफ जस्टिस साहब थे, क्योंकि उन्होंने फैसला किया था, बच्चे उनके खिलाफ भी थे। तो उबैदुल हसन उसका नाम था जी, चीफ जस्टिस का नाम क्या था जी? उबैदुल हसन, याद रखिएगा। और इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया था 10 अगस्त को। 5 अगस्त को हसीना वाजिदा साहब ने, और जो उबैदुल हसन साहब थे चीफ जस्टिस, उन्होंने 10 अगस्त को रिज़ाइन कर दिया था, याद रखिएगा। फिर जो अभी करंटली न्यू इसके बाद इनके प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं, उनका नाम है मोहम्मद यूनुस साहब। जैसे पाकिस्तान में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वहाँ पे उनका नाम होता है चीफ एडवाइज़र, उसको कहते हैं जी। केयर प्राइम मिनिस्टर को कहा था चीफ एडवाइज़र। तो करंट चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस साहब हैं, जो कि ग्रामीण बैंक 1983 जिसकी फाउंडेशन डेट है उसके ये बानी हैं। उनको लोगों ने, बच्चों ने कहा इनको जो है हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट होना चाहिए या चीफ एडवाइज़र होना चाहिए। तो 8 अगस्त को इन्होंने ओथ ले लिया था। 5 अगस्त को हसीना वाजिदा साहब गई थी, तो 8 अगस्त को इन्होंने ओथ लिया। अभी करंटली उनके प्राइम मिनिस्टर या चीफ एडवाइज़र साहब मोहम्मद यूनुस हैं। ये 5th चीफ एडवाइज़र हैं, 5th केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कह लो, 5th चीफ एडवाइज़र हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसको मैंने आपको मैप से बता दिया, इसको नोट से पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया जी बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है जी। क्या कैपिटल है जी? ढाका, याद रखिएगा। इसकी करेंसी टका है। इसकी पार्लियामेंट का नाम है जतिया संसद, याद रखिएगा। इसकी डे ऑफ इंडिपेंडेंस है 26 मार्च 1971, याद रखिएगा। 26 मार्च 1971। इसकी डायरेक्शंस की बात कर ली जाए, ऊपर की तरफ चाइना है, नीचे की तरफ साउथ में बे ऑफ बंगाल है, जो कि इंडियन ओशन में पाई जाती है। इसके राइट की तरफ, आपके राइट की तरफ यानी मशरिक में इसका म्यांमार है, और वेस्ट की तरफ सारा इंडिया है। और इसके जो है ये साउथ एशियन कंट्रीज़ में आता है, साउथ एशिया में पाया जाता है। ये जो बे ऑफ बंगाल है दुनिया की सबसे बड़ी बे है, जो कि इंडियन ओशन में पाई जाती है। फिर मैंने आपको शेख हसीना वाजिदा साहब के बारे में बताया, जो कि डॉटर हैं शेख मुजीबुर रहमान साहब की। इनका ताल्लुक अवामी लीग से है, जो कि 1949 में जिसकी बुनियाद डली थी, और ये 5th टर्म के लिए 5वीं दफ़ा ये प्राइम मिनिस्टर बनी है, ठीक है। जो अभी करंटली इलेक्शन जो है 7 जनवरी 2024 को, इनके मैंने आपको टर्म मैंने लिखे हुए हैं। पहले सबसे पहले ये 1996 से 2001 तक सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बनी। फिर थोड़ा गैप आया 2009 तक, दरमियान में वो आई थी खालिदा ज़िया साहब, ठीक है। तो 2009 से लेके ना 2024 तक ये लगातार बनती आई हैं। पूछ लेता 4th कंसेक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश वाज शेख हसीना वाजिदा साहिब थी, याद रखिएगा। और 5वीं दफ़ा ये बनी थी। लेकिन लगातार की बात आ जाए तो हमारे पास ये
चौथी दफ़ा थी, वैसे 5वीं दफ़ा थी, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है। शी गॉट इलेक्टेड फॉर द 4th टर्म कंसेक्टिव टर्म, ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको शेख खालिदा ज़िया के बारे में बताया, जो कि वाइफ हैं जनरल ज़ियाउर रहमान साहब के, बांग्लादेश वाले। इनकी पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, BNP। ये 2001 से 2006 यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद इनको अभी करप्शन के एलिगेशन इनके ऊपर 17 साल की सज़ा काट रही है 2018 से ये। तो इन्होंने जो इलेक्शन हुआ अभी इन्होंने इनको डिनाई किया, क्योंकि ये खुद और ये सारी की सारी इनकी पार्टी तकरीबन जेल में थी, तो बगैर अपोजिशन के इन्होंने जीता इलेक्शन हसीना वाहिदा। इसके बाद हमारे पास जनरल ज़ियाउर रहमान साहब हैं, ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके क्या नाम है, बांग्लादेश के 1977 से 1981 में, 1977 से 1981 तक ये फाउंडर है BNP के, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इनके बारे में MCQs बनता है। जनरल ज़ियाउर रहमान साहब ने आइडिया ऑफ सार्क आइडिया दिया था, इसी वजह से फिर सार्क ढाका में ही इसकी बुनियाद पड़ी थी। कब पड़ी थी? 8 दिसंबर 1985, डेट याद रखेगा, 1985 8 दिसंबर को इसकी बुनियाद पड़ी थी सार्क की, ढाका में, याद रखिएगा। लेकिन इसका करंट जो हेडक्वार्टर है वो खटमंडू में है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान साहब, चौथी पर्सनैलिटी है इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको बताई। ये प्रोमिनेंट लीडर रहे बांग्लादेश में 1971 की पार्टीशन के वक्त। फिर उन्होंने 6.6 नुकाती फार्मूला दिया, 1966 में दिया, लाहौर में दिया था, याद रखिएगा। फिर इनके ऊपर अगरतला कंस्पायरेसी केस हुआ था, जो कि स्टेट ने किया था शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर। उसके अंदर इनके ऊपर जो है गद्दारी का वो डाला था कि इन्होंने जो है इंडिया के कुछ जासूस के साथ मिलकर जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन लीक की है, ये इनके ऊपर केस डाला था। उसका नाम था अगरतला कॉन्स्पायरेसी केस, पूछ लेता है। तो ये इनको बंगा बंधु भी कहा जाता है, बंगा बंधु, फ्रेंड ऑफ बंगालीज भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये पहले प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे, याद रखिएगा। इनकी फैमिली को 15 अगस्त 1975 1971 में ये प्रेसिडेंट बने थे। इनके दौरान हुकूमत थी, इनके जो घर था, रहाइश थी, उसके ऊपर इनको और इनकी पूरी फैमिली को जो है कत्ल कर दिया गया था। मगर जो ये 2 बहनें हैं ना, इनकी बेटी जो थी शेख हसीना वाहिद और इनकी एक और बहन दूसरे यूरोप कंट्रीज़ में ये पढ़ रही थी, इसलिए ये बच गई। बाद में यह इन्होंने फिर सियासत शुरू की, तो इस तरह से ये बच गई थी। फिर यहाँ पे कुछ और MCQs बनते हैं। टोटल सीट्स जातीय संसद के अंदर 350 हैं, इनमें से 300 मेल की हैं, 50 वुमेन कोटा की हैं। फिर फेमस स्पोर्ट है, पूछता चित्तागोंग कहाँ पे है? ये बांग्लादेश के लार्जेस्ट पोर्ट है। चित्तागोंग कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। इनकी बांग्लादेश एयरलाइन का नाम है बाई मान, याद रखिएगा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कब रिकॉग्नाइज किया? 1974 में, जब सार्क की एक मीटिंग हुई तो वहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया था। फिर यहाँ पे ऑपरेशन सर्च लाइट हुआ है अयूब खान की क़यादत में, 26 मार्च 1971 को शुरू हुआ था। और इसी डेट को इन बंगालियों ने क्या किया, अपना जो है आज़ादी का दिन मुकर्रर कर दिया, 26 मार्च 1971। 1 महीने का था, 25 मई तक गया था। करंट प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब है। जो 2024 का इलेक्शन हुआ उसके अंदर 40% रहे थे, 40% टर्न आउट रहा। लेकिन जो पिछले इलेक्शन उसके अंदर 80% टर्न आउट रहा था। टर्न आउट मैंने आपको बताया कि जो टोटल पॉपुलेशन के जितने लोग फीसद लोग वोट देते हैं उसको टर्न आउट कहा जाता है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब 5वीं पर्सनैलिटी है इंपॉर्टेंट, जो फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक है। ये 1983 में जो 1983 में इस ग्रामीण बैंक की इन्होंने बुनियाद डाली। इस बैंक की क्या खासियत है? इन्होंने गरीबों को कर्जा दिया। इन्होंने कहा गरीब सबसे ज़्यादा ईमानदार होते हैं, कर्जा वापस दे देते हैं। हालांकि दूसरे बैंक सिर्फ अमीरों को ही कर्जा देते हैं, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि उनको वो इस नज़रिए से देते हैं कि सिर्फ ये लोग कर्जा वापस दे सकते हैं, गुरबा नहीं दे सकते। इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला क्योंकि उन्होंने गुरबत बहुत ज़्यादा ख़त्म की बांग्लादेश के अंदर, 2006 में, याद रखिएगा। फिर हसीना वाजिदा साहब का जो क्लैश ऑफ स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको बताया, इंग्लिश में पढ़े। आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 1971 में कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ बाय द गवर्नमेंट इन विच फ्रीडम फाइटर्स वर इनकरेज, ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स को इनकरेज किया गया था। फ्रीडम फाइटर्स और रज़ाकार के बारे में मैंने आपको बताया। फ्रीडम फाइटर्स वो लोग हैं जो आज़ादी के लिए लड़े थे, और रज़ाकार वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के साथ मिलकर रहना चाहते थे, ठीक है। कोटा सिस्टम के अंदर क्या था, 30% सीटें फ्रीडम फाइटर्स को मिली और मेरिट की 44 सीटें थी सिर्फ, ठीक है। इस तरह से, और हालांकि फ्रीडम फाइटर्स की यहाँ पे तादाद बहुत कम थी, सिर्फ 0.13% लोग थे फ्रीडम फाइटर्स, और इनको 30% सीटें मिल रही थी। फिर हुकूमत इसके अंदर 2 नंबरी कर रही थी, अपनी मर्जी के लोगों को ये सर्टिफिकेट दे देती थी और उनको अपने भर्ती कर देती थी। तो इस तरह से डिक्टेटरशिप का एक हसीना वाहिदा साहब ने एक शेप इख्तियार की हुई थी। इस तरह से उन्होंने हर महकमे में अपने बंदे बिठाए हुए थे, जो चाहती थी ये वो कर रही थी। फिर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए 2018 में,
ढाका यूनिवर्सिटी से, इन्होंने फिर कोटा सिस्टम ख़त्म कर दिया। फिर कुछ लोग सम पीपल केस इन अ कोर्ट दैट रिमूवल ऑफ कोटा सिस्टम इज इलीगल, कि इलीगल है। और कुछ लोग कहते हैं कि हसीना वाजद कई बंदे थे। फिर हुकूमत ने इसको दोबारा बहाल कर दिया। फिर 1 जुलाई 2024 को बच्चे बाहर आए। 14 जुलाई तक उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, लेकिन कोई नहीं आया रिस्पॉन्स। तो फिर शेख हसीना वाजदा साहब 14 जुलाई को आई, उन्होंने कहा इफ़ सीट्स आर नॉट गिवन टू फ्रीडम फाइटर्स देन हु डिजर्व्स रज़ाकार। तो उन्होंने तंजन कहा कि अगर फ्रीडम फाइटर्स को सीटें ना दें तो क्या रज़ाकार के बच्चों को दें। तो जो स्टूडेंट्स बाहर आ रहे थे, यानी कि वो इनडायरेक्टली उनको रज़ाकार कह रही थी, बच्चों के अंदर और ज़्यादा इंतशार फैलाया। ठीक है, स्टूडेंट्स ने इंतशार फैलाया। फिर ये आखिरकार इनको रिज़ाइन करना पड़ गया। 5 अगस्त 2024 को ये रिज़ाइन करके इंडिया भाग गई थी। फिर बांग्लादेश के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन साहब ने भी 10 अगस्त को रिज़ाइन कर दिया। फिर मोहम्मद यूनुस साहब ने 8 अगस्त 2024 को ये ओथ लिया था, जो कि 5th चीफ एडवाइज़र है या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं ये। ठीक हो गया, ये कुछ था हमारे पास बांग्लादेश। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज इंडिया है जी। इंडिया को मैं आपको मैप से पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, फिर इसको नोट से भी पढ़ेंगे। इसका कैपिटल हमारे पास न्यू दिल्ली है जी। क्या कैपिटल है जी? न्यू दिल्ली। इसकी जो पार्टी प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, इनकी पार्टी का नाम है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इनके प्रेसिडेंट का नाम है द्रौपदी मुर्मू साहिबा, ये फीमेल हैं। इनका ये प्रेसिडेंट हैं इंडिया की, पूछता है। इसके अंदर 28 स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर। कितनी स्टेट्स हैं जी? 28 स्टेट्स। अच्छा, ये जो बांग्लादेश की मैंने आपको हिस्ट्री नहीं बताई थोड़ी सी पार्टीशन की, ये पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे ज्योग्राफी रिलेटेड जो बनता था मैंने आपको वही पढ़ाया इंडिया के बारे में। इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है पॉपुलेशन वाइज, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है। एरिया के लिहाज से 7वां बड़ा मुल्क है, याद रखिएगा। राजस्थान इसकी सबसे बड़ी स्टेट है। राजस्थान इधर पाकिस्तान के साथ ही इधर स्टेट बनती है इसकी। ये पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी स्टेट है इंडिया की, और सबसे पॉपुलेशन वाइज है। और अगर एरिया के बारे में पूछ ले, एरिया वाइज कौन सी सबसे बड़ी स्टेट है, तो यूपी, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी स्टेट है पॉपुलेशन वाइज, याद रखिएगा। मगर जब पार्टीशन हो रही थी ना, तो पूछ लेता है कि पार्टीशन के वक्त पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी स्टेट दक्कन थी जी। कौन सी स्टेट थी? दक्कन, इस तरफ यहाँ आती है दक्कन, हैदराबाद, ये सबसे बड़ी स्टेट थी पॉपुलेशन वाइज। लेकिन अभी कौन सी है? अभी हमारे पास राजस्थान है। पूछ लेता है पार्टीशन टाइम के वक्त एरिया के लिहाज से सबसे बड़ी स्टेट कश्मीर थी। ठीक है, लेकिन अभी कौन सी है? अभी हमारे पास यूपी है, उत्तर प्रदेश। डायरेक्शंस के बारे में आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ। ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर आपके राइट पे ईस्ट, लेफ्ट पे आपके वेस्ट होता है। नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ हमारे पास नेपाल, भूटान और चाइना पाया जाता है। और इसके साउथ की तरफ सारा इंडियन ओशन है, ये सारा इंडियन ओशन पाया जाता है। इसके ईस्ट की तरफ, मशरिक की तरफ, यहाँ पे हमारे पास सारा बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश हो गया। इसके वेस्ट की तरफ अगर देखें तो सारा हमारे पास पाकिस्तान आ जाता है। इसके अंदर कुछ पेनिनसुला, कुछ बे और स्टेट बनती हैं, उनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक दक्कन पेनिनसुला बनता है, ये देख रहे हैं दक्कन पेनिनसुला, ये दक्कन पेनिनसुला। ठीक है, पेनिनसुला होता क्या? पेनिनसुला 3 तरफ से पानी और एक तरफ से खुश्की। ये 1 पानी, ये 2 पानी, ये 3 पानी और एक तरफ से खुश्की, ये पेनिनसुला। इसका नाम है दक्कन पेनिनसुला। दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला अरेबियन पेनिनसुला, और दुनिया का दूसरा बड़ा पेनिनसुला यही है दक्कन पेनिनसुला। पूछ लेता है सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुला इज दक्कन पेनिनसुला, याद रखिएगा। फिर बे ऑफ बंगाल यहाँ पे बनती है, जो कि मैंने आपको बांग्लादेश वाला टॉपिक में भी पढ़ाई है। फिर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल बनती है, यहाँ पे जो दुनिया की सबसे बड़ी बे है इंडियन ओशन में, मैंने आपको पहले भी बताया। इसी बे ऑफ बंगाल के अंदर जब 1971 की वार चल रही थी पाकिस्तान और इंडिया की, उसके अंदर हमारा PNS गाजी एक वारशिप था पाकिस्तान नेवी का, वो यहीं पे ड्राउंड था। पूछ रहा था PNS गाजी कहाँ पे ये ड्राउंड हुआ था, कहाँ पे डूब गया था? तो ये बे ऑफ बंगाल के अंदर 1971 में ये डूब गया था यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक पालक स्ट्रेट बनती है इंडिया और श्रीलंका के दरमियान। ये नीचे सारा हमारे पास श्रीलंका है। ये जो जगह बन रही है तंग पट्टी को स्ट्रेट कहते हैं। इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो स्ट्रेट तंग पट्टी है पानी की, इसका नाम है पालक स्ट्रेट। ठीक है जी, इंडियन ओशन के अंदर ही ये पाई जाती है। फिर यहाँ पे कुछ रिवर्स बनते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे बनता है, बड़ा ही मशहूर रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर, BRAHMA, ब्रह्मा PUTR, ब्रह्मपुत्र। इसकी लेंथ है 38 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये यहाँ पे इंडिया का सबसे लंबा दरिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक दरिया जमुना है, या दरिया रिवर कह लें इसको, दरिया जमुना या दरिया जो आगरा सिटी है पूछता है कि वो किस दरिया के किनारे आबाद है, तो यह दरिया जमुना के किनारे आबाद है। जिसको आगरा सिटी को फिर पूछता है, यहाँ से MCQ को निकलता है आगरा सिटी को किसने आबाद किया था, तो सिकंदर खान लोधी साहब यहाँ पे आए थे। तो इस तरह से इसकी पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ती गई लोधी डायनेस्टी के दरमियान। ठीक है,
फिर यहाँ पे ताजमहल आगरा सिटी के अंदर बनाया गया, ठीक है। ताजमहल के अंदर 2 MCQs मैंने बताया, इसको किसने आबाद किया जी? सिकंदर खान लोधी ने। फिर यहाँ पे एक और ताजमहल बनता है, किसने बनाया था? शाहजहां ने ताजमहल बनाया था आगरा सिटी में। दरिया जमुना इस तरह निकलता है, दरिया जमुना, ठीक हो गया। कुछ बॉर्डर्स के बारे में बात कर लेते हैं। बॉर्डर्स बड़ी इंपॉर्टेंट, जो पाकिस्तान के साथ ये बॉर्डर बनता है ना, इस यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसको कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर इसको कहा जाता है, रेड क्लिफ लाइन इसको कहा जाता है। फिर जो हमारे पास जो कश्मीर है, कुछ हिस्सा हमारे पास है और कुछ इंडिया वालों के पास है। तो ये इंडियन कश्मीर और पाकिस्तानी कश्मीर के दरमियान जो बाउंड्री है, इसको कहता है लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC इसको कहा जाता है। फिर ये इंडिया का जो कश्मीर है ना, इंडियन कश्मीर, ऑक्युपाइड कश्मीर, और चाइना के दरमियान ये इस जगह पे जो बॉर्डर है, इसका नाम है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको कहा जाता है। फिर इंडिया और चाइना के दरमियान ये वाला बॉर्डर है, इसको कहा जाता है मिक मोहन लाइन। इसकी लेंथ याद रखिएगा, 3400 किलोमीटर इसकी लेंथ है जी, 3400 किलोमीटर इसकी लेंथ है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक चिकन नेक बनती है, इसको बारे में आपको बताता चलूँ। ये जगह है ना, ये बारीक सी, इसको नेक यानी गर्दन कहा जाता है, चिकन की नेक, ठीक है। ये चिकन का हेड है, आ गया, ऐसे एज्यूम किया जाता है, ये इसकी गर्दन है यहाँ पे, इसको चिकन नेक कहा जाता है। और ये बड़ी ही हसास और बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे सारा हमेशा चाइना बैठा है, चाइना इस पे हमला अक्सर करता रहता है और इसको जो है कब्जा करने की कोशिश करता है। अगर यहाँ पे कब्जा कर लिया तो जो इस तरफ की स्टेट है इंडिया की, इसका ज़मीनी ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा इंडिया से, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये, इसको चिकन नेक कहा जाता है। और जो चिकन नेक के ईस्ट पे जितनी भी स्टेट्स हैं ना, ये 7 स्टेट्स हैं। कितनी स्टेट्स हैं? 7 स्टेट्स। इनको कहा जाता है 7 सिस्टर स्टेट्स, ठीक है जी। पूछ लेते हैं 7 सिस्टर स्टेट्स कहाँ पे हैं? इंडिया में हैं ये, ठीक है। तो ये कुछ MCQs थे, इसको अब नोट से पढ़ लेते हैं, आपको इंशाल्लाह ताला सारा क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया जी? सबसे पहले मैंने इसको कैपिटल के बारे में बताया। इसका कैपिटल का नाम है जी न्यू दिल्ली। इसकी फिर PM का नाम है नरेंद्र मोदी साहब, इनकी पार्टी का नाम है BJP, भारतीय जनता पार्टी, याद रखिएगा। इनके करंट प्रेसिडेंट का नाम है द्रौपदी मुर्मू साहब, याद रखिएगा। इंडिया के अंदर कितनी स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं। फिर MCQs क्या बनते हैं यहाँ पे? दुनिया की सबसे बड़ा मुल्क है पॉपुलेशन वाइज, 7वां दुनिया का मुल्क है एरिया वाइज, और 5वां मुल्क हमारा ब्राज़ील है, पूछता है अक्सर, ब्राज़ील पूछ लेता है, और ये वैसे 7वां है इंडिया एरिया वाइज। राजस्थान इसकी पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी स्टेट है। यूपी जो है एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट है। एट टाइम पार्टीशन के वक्त लार्जेस्ट स्टेट हमारे पास दक्कन थी, और पार्टीशन के वक्त लार्जेस्ट स्टेट बाई एरिया कश्मीर थी, ठीक हो गया। इसके बाद फिर आपको डायरेक्शंस के बारे में, ऊपर नेपाल, भूटान और चाइना लगता है, नीचे की तरफ श्रीलंका और इंडियन ओशन है सारा, इस आपके मशरक की तरफ बांग्लादेश और म्यांमार है, वेस्ट की तरफ सारा पाकिस्तान। फिर मैंने कुछ पेनिनसुला बे और स्टेट के बारे में बताया। दक्कन पेनिनसुला बनता है, जो कि दुनिया का दूसरा बड़ा पेनिनसुला है अरबियन पेनिनसुला के बाद। यहाँ बे ऑफ बंगाल बनती है, दुनिया की सबसे बड़ी बे है, कहाँ पाई जाती है? इंडियन ओशन में पाई जाती है। इस बे ऑफ बंगाल के अंदर पाकिस्तान का वारशिप PNS गाजी यहीं पे डूब गया था 1971 की वार में। यहाँ पे पालक स्टेट बनती है श्रीलंका और इंडिया के दरमियान, ठीक है। तंग पट्टी है पानी की, इंडियन ओशन के अंदर मौजूद है, इसको पालक स्टेट कहा जाता है, पूछ लेता है ये। फिर यहाँ पे रिवर्स के बारे में बताया। ब्रह्मपुत्र रिवर है, इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर है, 38 किलोमीटर इसकी लेंथ है। फिर यहाँ पे दरिया जमुना या दरिया यमुना इसको कहा जाता है, इंडिया में पाया जाता है। जो आगरा सिटी है, पूछ लेता है किस दरिया के किनारे पर मौजूद है? दरिया जमुना के किनारे पर मौजूद है आगरा सिटी। आगरा सिटी को किसने आबाद किया था? सिकंदर खान लोधी डायनेस्टी में ये आबाद हुआ था यहाँ पे। फिर इसी आगरा सिटी के अंदर ही ताजमहल कंस्ट्रक्ट कराया था शाहजहां ने, याद रखिएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे बॉर्डर्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान और जो है इंडिया के दरमियान जो राजस्थान की स्टेट है, इस वाले बॉर्डर को कहा जाता है इंटरनेशनल बॉर्डर या रेड क्लिफ लाइन इसको कहा जाता है। फिर जो हमारे पास एक कश्मीर पाकिस्तान के पास है और कुछ हिस्सा इंडिया के पास है, इन दोनों कश्मीर, इंडियन और पाकिस्तानी कश्मीर के दरमियान जो बॉर्डर है, इसका नाम है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। फिर जो इंडियन कश्मीर और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर है, उसको कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। फिर इंडिया और चाइना के दरमियान उसको कहा जाता है मिक मोहन लाइन, 3400 किलोमीटर इसकी लेंथ है, याद रखिएगा। फिर चिकन नेक के बारे में मैंने आपको बताया। चिकन नेक इज़ अ नैरो लैंड लाइक नेक, ये एक बिल्कुल नैरो लाइन है, जैसे गर्दन होती है मुर्गी की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इसकी चिकन नेक के राइट पे जो जितने भी स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स हैं, इनको कहा जाता है 7 सिस्टर स्टेट्स। पूछ लेते हैं कहाँ पे हैं? तो ये इंडिया के अंदर है, याद रखिएगा। तो ये था हमारा लेक्चर, आई होप आपको पसंद आया होगा। रोज़ का रोज़ काम करें इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। कमेंट्स में आपकी सजेशन ज़रूर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।